कौन कहता है कि छलनी पर पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हाथ जमाए रखना। वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जानते हैं जीपीएस के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका कि हिंदी में नाम है वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। जब हम कहीं वाहन से जाते हैं, किसी अनजानी जगह पर जाते हैं, तो हम तुरंत अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करते हैं, या फिर हम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपनी लोकेशन सेंड करना। फिर वो हमें लोकेशन भेजता है। जब हम उसे गंतव्य स्थल की ओर जाते हैं तो फिर फ़ोन कहता है कि बाएं मुड़ें, कृपया दाएं मुड़ें। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? जीपीएस से ही आ रहा है। ये जीपीएस, इसका संचालन करता है अमेरिका, और पूरी दुनिया इसकी निगरानी में है। दुनिया के चप्पे चप्पे पर अमेरिका की निगाह है, और अमेरिका में भी अमेरिका की सेना, और अमेरिकी सेना में भी उसकी वायुसेना इसका संचालन करती है, इसकी मॉनिटरिंग करती है। वर्तमान समय पूरी दुनिया के ऊपर 24 सैटेलाइटों का एक जाल लगा रखा है, जिसके के माध्यम से जीपीएस का संचालन होता है। ये दुनिया है, और इसकी 6 कक्षाएं हैं। 6 कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 4 सैटेलाइट, इस तरह से 6 चौको 24 सैटेलाइट हैं, जो कि 24 घंटे पूरी दुनिया पर कड़ी निगरानी रखते हैं। और अमेरिका जब चाहे इसको ब्लॉक कर सकता है, जिस देश को चाहे इस सुविधा से वंचित कर सकता है। वर्तमान समय भारत ने जीपीएस का लाइसेंस दे रखा है, और भी देश इस तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे रूस का ग्लोनास भी देता है, और यूरोप का गैलीलियो भी देता है, चाइना का बायोडो भी देता है। लेकिन भारत ने केवल इसका लाइसेंस लिया हुआ है और जीपीएस से अपनी सेवाएं प्राप्त करता है। और जीपीएस कुछ डाटा ग्लोनास के साथ भी शेयर करता है, रूस के, जिसे हम रूस का जीपीएस भी कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे बेहतर है, वो अभी तक जो काम कर रहा है, वो जीपीएस है, जिसमें कि 24 सैटेलाइट तो हैं, क्योंकि 24 सैटेलाइट की ही ज़रूरत है पूरी दुनिया पर निगरानी रखने के लिए। लेकिन अमेरिका ने इसमें 32 सैटेलाइटों को स्थापित कर रखा है। 8 सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि बैकअप के तौर पर रखे गए हैं, अर्थात जब ये खराब हो जाएंगे तब इनको उपयोग में लाया जाएगा। हर सैटेलाइट की उम्र लगभग 10 वर्ष है। अब हम देखते हैं इसकी खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता है, इसका आविष्कारक है इवान ए गैटिंग, ब्रेडफोर्ड पार्किंसन, और तीसरा रोगर एल ईस्टन। ये इसके खोजकर्ता हैं। ये इस तरह से स्थापित किए गए हैं। काम कैसे करता है? तो इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। पहला स्पेस सेगमेंट, जो कि स्पेस में सैटेलाइट है। दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, जो कि धरती पर इसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है? इस सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, और सैटेलाइट इस कंट्रोलर को डाटा भेजता है। जब सैटेलाइट को डाटा प्राप्त होता है, जब सैटेलाइट डाटा भेजता है कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर टाइम देखता है कि ये सैटेलाइट मुझे कितने समय में डाटा भेज सकता है और कितने समय में डाटा भेज रहा है। मान लीजिए सैटेलाइट 2 सेकंड के अंतर्गत डाटा भेज रहा है, और ये डाटा भेज रहा है 4 सेकंड में। भेज सकता था 2 सेकंड में, लेकिन टाइम ज़्यादा दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सैटेलाइट अपने स्थान से हट चुका है, और फिर से इसको रीएडजस्ट किया जाता है अन्य प्रयासों के माध्यम से। इन जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइटों में परमाणु घड़ी लगी हुई है, एटॉमिक क्लॉक। परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी होती है जो कि सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से का भी समय ज्ञात कर सकती है। इतना गहरा समय ज्ञात कर सकती है, और कई सालों तक बिल्कुल भी एग्जैक्ट समय देती है। जैसे पहले सीजियम परमाणु घड़ी हुआ करती थी, फिर रुबिडियम परमाणु घड़ी आई, जो कि भारत के नाविक में लगाई गई रुबिडियम परमाणु घड़ी है। और अब हाइड्रोजन परमाणु घड़ी आ रही है, जो कि यूरोप के गैलीलियो में लगी हुई है, यूरोपियन के गैलीलियो में। ये परमाणु घड़ी ऐसी घड़ी होती है जो कि परमाणु के आवर्तकाल के आधार पर समय की गणना करती है। परमाणु क्या होते हैं? जैसे हम सजीव हैं, हमारे शरीर के अंदर तो सेल है, सेल से ऊतक बनते हैं, ऊतक से पूरा अंग बनता है। लेकिन जैसे मार्कंड निर्जीव है, तो इसके अंदर सेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है? अणु, और अणु के अंदर है परमाणु। और वो परमाणु क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इसे कहते हैं आवर्तकाल। तो जो सीजियम घड़ी है, उसमें जो सीजियम के परमाणु घूम रहे हैं, उससे वो आवर्तकाल निकालकर समय की गणना करती है। रुबिडियम के अंदर रुबिडियम जो घूम रहा है उसके परमाणु, उसके आधार पर, और हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन के परमाणु घूम रहे हैं उसके आधार पर गणना करती है। तो परमाणु घड़ी लगी हुई है, जो कि घंटे के साथ साथ, मिनट के साथ साथ, सेकंड के साथ साथ, सेकंड के भी 10 करोड़ हिस्से का रियल टाइम डाटा प्रदान करती है कंट्रोल सिस्टम को। और उसके बाद
तीसरा इसका सेगमेंट होता है, इसे कहते हैं यूजर सेगमेंट, अर्थात रिसीवर, अर्थात जैसे हमारा कि फ़ोन है, जैसे हमारा फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, जो कि सिग्नल प्राप्त करता है सैटेलाइट से। इस तरह से 3 सेगमेंट जीपीएस के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जीपीएस के इतिहास के बारे में। तो इसका इतिहास शुरू होता है स्पुतनिक युग से। स्पुतनिक क्या चीज़ है? ये एक रूस का सैटेलाइट था जिसको कि शीत युद्ध के समय अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच चल रहा था वर्ष 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद, और वर्ष 1991 तक, जब तक रूस टूटा नहीं। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? एक ऐसा युद्ध जो कि हथियारों से नहीं लड़ा गया बल्कि विचारधाराओं से, बातचीत के आधार पर लड़ा गया, जिसे हम कहते हैं सामान्य झगड़ा। झगड़ा अलग होता है और लड़ना अलग होता है। लड़ना मतलब युद्ध और झगड़ा मतलब शीत युद्ध। तो शीत युद्ध कभी भी अमेरिका और रूस ने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लड़ा, बल्कि जैसे वियतनाम में लड़ा गया, ठीक है, अफगानिस्तान में लड़ा गया और अन्य देशों के माध्यम से लड़ा गया। जैसे कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो भारत की तरफ से रूस लड़ रहा था एक प्रकार से, तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका लड़ रहा था एक प्रकार से। तो इस तरह से शीत युद्ध चला। इस दौरान स्पुतनिक को आकाश में भेजा गया। फिर रूस के द्वारा जो स्पुतनिक भेजा गया उसके संकेतों को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जीपीएस का विकास किया। वर्ष 1978 में टाइमिंग एंड रेंजिंग नाम से नाविस्टार सैटेलाइट स्थापित किया गया। वर्ष 1983 में एक घटना घटित हुई। उसमें ये हुआ, एक कोरियाई विमान था 007 नाम का, और वह रूस के ऊपर से उड़ रहा था। उसमें जीपीएस था नहीं सैन्य सेवा के लिए। तो जब ये विमान था, कोरियाई विमान, यह रूस के गैर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया और उसने इस विमान को मार गिराया। इस घटना से अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन बहुत अधिक प्रभावित हुए, क्षुब्ध हुए, और उन्होंने घोषणा की कि जीपीएस अब से पूरी दुनिया के लिए असैन्य क्षेत्रों के लिए भी हम खोलेंगे। उसके बाद वर्ष 1989 से और 1994 के बीच अमेरिका ने लगातार 24 सैटेलाइट स्थापित किए गए। जीपीएस का पहला सैटेलाइट वर्ष 1989 में और 24वां सैटेलाइट वर्ष 1994 में स्थापित किया गया। वर्ष 1995 में इसका प्रयोग असैन्य सेवाओं के लिए भी कर दिया गया और वर्ष 2000 में जीपीएस का प्रयोग पूरी जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो रोनाल्ड रीगन ने प्रयास किया था इसको असैन्य सेवाओं के लिए भी देने के लिए। उद्देश्य सेना की गतिविधियां, जो अमेरिका की वायुसेना है, यह इससे पूरी निगरानी करती है। वस्तुतः जब अमेरिका की वायुसेना ने इसका प्रयोग किया था किस समय? शीत युद्ध के समय में, जो उस समय पनडुब्बियां थी, जो परमाणु पनडुब्बियां थी, उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। और उसके बाद वर्तमान समय में इसका प्रयोग असैन्य सेवाओं में भी होता है। एक शब्दावली है, उसका नाम है ट्राइलिट्रेशन। ट्राइलिट्रेशन, इसके माध्यम से किसी चीज़ के लोकेशन ज्ञात करता है जीपीएस। देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं ये बीच में, और हमें अपनी लोकेशन ट्रेस करनी है, किसी व्यक्ति को हमारी लोकेशन ट्रेस करनी है। तो लोकेशन कैसे ट्रेस होगी? हम गूगल पे लिखेंगे लोकेशन, उसके बाद पहले एक सैटेलाइट जिसके हम रेंज में होंगे वो एक सर्कल के माध्यम से हमारी लोकेशन ट्रेस करेगा। फिर दूसरा सैटेलाइट उसको क्रॉस चेक करेगा और तीसरा सैटेलाइट उसको भी क्रॉस चेक करेगा। इस तरह से 3 सैटेलाइट के माध्यम से जब क्रॉस चेक कर लिया जाता है ठीक तरह से, तब जाकर हमारी लोकेशन बन जाती है। तो किसी भी जीपीएस के लोकेशन को टेस्ट करने के लिए 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है और कंफर्मेशन के लिए एक और 4 की आवश्यकता होती है। तो 3 सैटेलाइट के माध्यम से लोकेशन की वस्तुस्थिति गणना करना, दैट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं ट्राइलिट्रेशन की अवधारणा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? लोकेशन ढूंढने के लिए, नेविगेशन तो संचालन, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। ट्रैकिंग, कोई वाहन हमला करके भाग गया या किसी की खोजबीन करनी है, उसको ट्रैक करने के लिए। मैपिंग, जैसे हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। और टाइमिंग, किसी समय का रियल टाइम डाटा जानने के लिए। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, कोई वस्तु किसी समय से कहाँ से गुजरी, कितने घंटे में गुजरी, कितने मिनट में गुजरी, कितने सेकंड में गुजरी और सेकंड के कौन से हिस्से में गुजरी, ये रियल टाइम डाटा देता है हमें जीपीएस। ठीक है, अब प्रश्न उठता है हमारे सामने, क्या यह सही लोकेशन देता है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, बिल्कुल सही लोकेशन दे सकता है यदि हम किसी ग्राउंड में खड़े हों, लेकिन यदि हम पेड़ पौधों के बीच खड़े हों, यदि हम बड़ी बड़ी इमारतों के बीच खड़े हों, तो ये हमारे लोकेशन को बिल्कुल सही तरीके से नहीं दे सकता है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो अभी 10 मीटर के आसपास है। अर्थात अगर हम अपनी लोकेशन किसी को शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे 10 मीटर के आसपास तक पहुंच सकता है। अभी भारत ने अपना नाविक भेजा है जिसकी कि एक्यूरेसी 5 मीटर है, और यूरोप का गैलीलियो
उसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक है, सेंटीमीटर के आसपास आपके नज़दीक पहुंच जाएगा। सबसे बेहतरीन सुविधाएं इस समय गैलीलियो दे रहा है, लेकिन उस पर अभी भी काम चल रहा है, अभी और सैटेलाइट उसके स्थापित किए जाने हैं। अगला प्रश्न उठता है, क्या यह हर जगह हर समय काम करने में सक्षम है? तो बिल्कुल सक्षम है। हर घड़ी, हर पल, हर वक्त, हर क्षण यह काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है। 24 सैटेलाइट स्थापित हैं, 8 बैकअप में है, इस तरह से कुल 32 सैटेलाइट हैं। लेकिन अगर अमेरिका की सेना की मंशा न हो तो इसका डाटा ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध चल रहा था, भारत ने अमेरिका से बोला कि हमें कुछ डाटा चाहिए पाकिस्तान का, कि उनके कैंप कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। भारत उस वक्त नीचे था, पाकिस्तान ऊंची कारगिल की पहाड़ी में उसके बंकर थे, लेकिन अमेरिका ने डाटा देने से मना कर दिया था। तो इस तरह से कभी भी इसको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों के भी अपने कुछ ग्लोबल जीपीएस हम कह सकते हैं, वो है नेविगेशन प्रणाली से। रूस का ग्लोनास है, वो भी अमेरिका की भांति वैश्विक है। EU यूरोपीय संघ का गैलीलियो है, जो कि जीपीएस से भी बेहतर काम करेगा, आगे जाकर सबसे सटीक डाटा देगा। और चीन का बायडू है, इसकी सेवाएं केवल चीन देता है, लेकिन यह वैश्विक निगरानी करता है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय नेविगेशन भी है। क्षेत्रीय नेविगेशन का मतलब यह है कि अपने घर की निगरानी करना। जैसे जापान का QZSS, ये जापान का है, जापान और उसके आसपास के क्षेत्रों की निगरानी करना। भारत का नाविक है, जो कि भारत की पूरी निगरानी कर सकता है, और भारत के साथ साथ उससे 1500 किलोमीटर के आसपास के दायरे की भी निगरानी कर सकता है।